नमस्कार, न्यूज एट 10 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज एट 10 यानी कि कल अगले 1 घंटे में आपको मिलेंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। कर्नाटक चुनाव में सोनिया गांधी के संप्रभुता वाले बयान पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया नोटिस। कांग्रेस के खिलाफ विज्ञापन छापने पर बीजेपी से भी मांगा जवाब। गृहमंत्री अमित शाह आज एक दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती समारोह में होंगे शामिल। कार्गो गेट के शिलान्यास समेत बीएसएफ की तमाम विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में फिल्म द केरल स्टोरी होगी टैक्स फ्री। पश्चिम बंगाल सरकार ने फिल्म द केरल स्टोरी को सिनेमाघरों में दिखाने पर लगाई पाबंदी। बंगाल की खाड़ी में तेज हुआ तूफान मोचा। कल तक चक्रवाती तूफान में बदलने के आसार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आंध्र समेत आसपास के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। मछुआरों, जहाज और नावों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह। G20 के तीसरे विकास कार्य समूह की बैठक आज से गोवा में। महिला पुरुष के बीच समानता और महिलाओं के नेतृत्व में विकास के लिए सभी अहम फैसले लेने में उनकी भागीदारी पर होगा फोकस। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला। कल खेले गए रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब किंग्स को 5 विकेट से दी मात। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए ईशान किशन लेंगे चोटिल केएल राहुल की जगह। उमेश यादव और जयदेव पर फैसला आना बाकी। और सबसे पहले बात कर्नाटक के चुनावी समर्स की। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 2613 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनके लिए पिछले कई दिन से चला आ रहा जोर शोर से चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। प्रचार के दौरान सभी नेताओं ने एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगा दी और अब उसकी लड़ाई निर्वाचन आयोग के दरवाजे पर पहुंच गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने ट्वीट में जानबूझकर संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल किया, लिहाजा उन पर चुनाव संहिता के हिसाब से कार्रवाई की जाए। आपत्ति इस बात पर थी कि भारत की एकता और अखंडता के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उन शब्दों का इस्तेमाल कर कांग्रेस ने प्रचार किया है। इस पर निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है कि बात सिर्फ कांग्रेस को नोटिस थमाने की ही नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग ने कर्नाटक में बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील से भी जवाब मांगा है कि किस आधार पर बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए एक अंग्रेजी अखबार में विज्ञापन दिया। आयोग की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई भी राजनीतिक दल दूसरे पर किसी भी तरह का आरोप लगा रहा है तो उसके पुख्ता प्रमाण होने चाहिए। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इस संबंध में चुनाव आयोग से शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया था कि बीजेपी की तरफ से लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार हैं। और कर्नाटक में कल एक ही चरण में कुल 224 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होने जा रहा है। कर्नाटक में कल स्वतंत्र और निष्पक्ष विधानसभा चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस विभाग द्वारा व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। राज्य के 58,282 मतदान केंद्रों में से 11,617 को संवेदनशील माना गया है। मतदान की सुरक्षा के लिए 1,56,000 पुलिस अधिकारी, कांस्टेबल, होमगार्ड और अर्धसैनिक बल तैनात किए जाएंगे। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने किस तरह की तैयारी की है, इस बारे में धारवाड़ के जिला निर्वाचन अधिकारी से खास बात की संवाददाता उर्मिलेश भट्ट ने। धारवाड़ हुबली के जो निर्वाचन अधिकारी हैं गुरुदत्त हेगड़े जी, सर मात्र अब कुछ घंटे बाकी रह गए हैं जब मतदान होगा, क्या कुछ तैयारियां मतदान के लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई है?
हमारे सारे जो ईवीएम्स है रैंडमाइजेशन हो चुके हैं। अपने असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्ट्रांग रूम में सारे ईवीएम्स और वीवीपैट की हमने स्टोरेज कर रखी है और कल वो डिस्पैच सेंटर से पोलिंग पार्टी के साथ डिस्पैच भी होने वाला है। उसके बाद हम सारे पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग करके उनको इन्फॉर्म किए कि वो अभी बहिरंग प्रचार जो है उसको नहीं कर सकते और जो भी माध्यम के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस आएगा, मतलब जो प्रभाव इलेक्शन के ऊपर प्रभाव करने वाला न्यूज़ को नहीं पब्लिश कर सकते, ये सब जो रूल्स है हम मीडिया वाले को भी हम उसका इन्फॉर्मेशन दे दिया है। उसके बावजूद जो पॉलिटिकल पार्टीज के बाहर के डिस्ट्रिक्ट जो रहने वाले हैं उनको जो हमारे जिले में अभी रहे थे, प्रचार के लिए आए थे, उनको वेकेट किया गया है। हम उसको वेरीफाई भी अभी कर रहे हैं। हमारे 24 चेक पोस्ट जो है उधर सिक्योरिटी हमने बढ़ा दिया है और पूरा निगाह अपने कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट से वो कर रहे हैं। हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट के सेपरेट टीम्स बना के कई लिकर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इलीगल जो लिकर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसके ऊपर हम नज़र रखे हैं और उसका हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग से टीम है एंड वो रात को भी काम कर रहे हैं। उसी हिसाब से फ्लाइंग स्क्वाड्स भी 56 फ्लाइंग स्क्वाड्स हमने फॉर्म किया है। एडिशनल 14 फ्लाइंग स्क्वाड्स हमने लास्ट 72 आवर्स के लिए उसमें बनाए हैं। वो भी पूरे दिन रात नज़र रखेंगे, को एमसीसी के कोई भी वायलेशंस ना हो और ऐसे हो गया तो इमीडिएटली उसका एक्शन भी हो करके हमने उसको रेडी किया है। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में क्या कुछ और हलचल है, जानने के लिए रुख करते हैं शिवमोगा का। वहां मौजूद है हमारे संवाददाता धीरज कुमार। धीरज, सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं किस तरह से चुनाव आयोग की कड़ी टिप्पणी सामने आई है। यहां पर साफ तौर पर एक बार फिर कांग्रेस फंसती नजर आ रही है। पहले मैनिफेस्टो में जिस तरह से उनका बैकफुट पर आई थी कांग्रेस, और एक बार फिर यहां पर संप्रभुता वाले बयान पर जिस तरह का जो ट्वीट किया है, जरूर एक यहां पर मुश्किल में फंसती नजर आ रही है। चुनाव आयोग की ओर से कड़ा इस पर नाराजगी जाहिर की गई है, जवाब मांगा गया है। क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मुद्दे पर, किस तरह से पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, ये मामला जो है वो सोनिया गांधी की हुबली की रैली से जुड़ा हुआ है। हुबली में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी वो पहुंचती है, एक जनसभा को संबोधित करती है और वो जनसभा में जो कर्नाटक की संप्रभुता, एकता और अखंडता की बात करती है और जनसभा को संबोधित करते हुए वो सीधे तौर पे वो जनता से ये कहती है कि हम किसी को कर्नाटक की संप्रभुता से, अखंडता से जो समझौता नहीं करने देंगे। तो उनका ये जो बयान है वो बयान जो उस बयान को बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा उस बयान को ट्वीट किया जाता है और उसके बाद बीजेपी का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में ये शिकायत चुनाव आयोग तक पहुंचता है कि आप कैसे जो कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं, जो अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी, वो जो कर्नाटक की संप्रभुता को देश की संप्रभुता से अलग करके बता सकती है। और दूसरी सबसे अहम बात है कि जब कर्नाटक में चुनाव है तो आप संप्रभुता जैसे शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जया जी, मैं आपको बता दूं, संप्रभुता का ये जो शब्द है वो हमारी संविधान की प्रस्तावना से आया है और उस प्रस्तावना में इस देश के बारे में कहा गया है कि ये देश जो है वो संप्रभु देश है, यहाँ के निवासी जो हैं वो स्वतंत्र निवासी हैं और उसके साथ यहाँ की एकता और अखंडता की बात जो कही गई है वो ये हमारे प्रस्तावना में लिखित है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से कर्नाटक की संप्रभुता पे सवाल उठाया है ये बिल्कुल दुखद है, क्योंकि किसी राज्य की अपनी कोई संप्रभुता नहीं होती है। संप्रभुता का सीधा सीधा अर्थ जो होता है वो देश से होता है और भारत को संप्रभुता तभी मिल गई थी जबकि हमें अंग्रेजों की जो गुलामी से मुक्ति मिली थी, उसी समय हमारा ये देश संप्रभु राष्ट्र बना था। दूसरी सबसे बड़ी बात है, अगर आप कर्नाटक की संप्रभुता की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर्नाटक में जो स्थिति है वो ठीक स्थिति नहीं है, आप ये कहना चाह रही है, या आप ये कहना चाह रही हैं कि कर्नाटक जो राज्य है, कर्नाटक राज्य की जो संप्रभुता है वो देश की संप्रभुता से अलग है? क्या कर्नाटक राज्य के लिए अलग से कोई संप्रभुता होनी चाहिए या कर्नाटक राज्य इस देश का हिस्सा नहीं है? इन तमाम जो बातें की गई है, इन तमाम बातों पे भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा प्रहार किया है और ये प्रहार चुनाव आयोग तक पहुंचा है और चुनाव आयोग ने एक नोटिस मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है, उनसे जवाब मांगा है कि आप जो
कर्नाटक की संप्रभुता की बात कर रहे हैं, आप कैसे चुनाव के दरमियान में किसी एक राज्य की संप्रभुता की बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल, तो इस पे क्या कुछ निकल कर आता है कांग्रेस का जवाब, ये देखने वाली बात होगी। धीरज, शिवमोगा की बात करें या उसके आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों में हमने आखिरी जो चरण था प्रचार का, उसमें बेहद हाई वोल्टेज रैलियों का रेला देखा। तमाम स्टार प्रचारक मैदान में उतरते नजर आए। आज का दिन शांति का है, आज घर घर जाकर कैनवसिंग कर रहे होंगे जो तमाम प्रत्याशी हैं। किस तरह से आपको लग रहा है, तैयारी है कि कल एक ही चरण में पूरे कर्नाटक में वोटिंग होनी है? क्या कुछ लास्ट मिनट प्रिपरेशंस चल रही हैं? देखिए, अगर आप शिमोगा की आपने चर्चा किया जया जी, तो शिमोगा कर्नाटक की राजनीतिक लिहाज से बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है शिमोगा, क्योंकि शिमोगा से सीधा सीधा ताल्लुक लिंगायत, यहाँ के लिंगायत के सबसे बड़े नेता येदुरप्पा से है। येदुरप्पा यहाँ की जो शिकारीपुरा सीट से, उस शिकारीपुरा सीट से 7 बार वो विधायक का चुनाव जीते हैं, 7 बार वो विधायक रहे हैं, 4 बार उन्हें शिकारीपुरा ने मुख्यमंत्री का पद दिलाया है। इस क्षेत्र में उनका वर्चस्व है और जो 17-18% जो कर्नाटक में जो आबादी है वो लिंगायत की आबादी है, और लिंगायत के सबसे बड़े नेता अभी वर्तमान दौर की बात करेंगे तो उसे येदुरप्पा को माना जाता है। तो उस लिहाज से ये जो क्षेत्र है ये काफी महत्वपूर्ण है, और ये क्षेत्र देश जो कर्नाटक के बाकी हिस्सों को भी के जो लिंगायत के जो नेता है उनको एक संदेश देती है। तो इस लिहाज से शिमोगा का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि इस बार के चुनाव में येदुरप्पा ने संन्यास की घोषणा की है, इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हालांकि वो पार्टी नेतृत्व के साथ मिलकर कर्नाटक में कैसे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार अभियान मजबूती से चले, उस मजबूती को वो आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि जो उनकी जो परंपरागत सीट थी शिकारीपुरा, उस शिकारीपुरा सीट से जो उन्होंने अपने बेटे विजेंद्र को इस बार उतारा है मैदान में। विजेंद्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हैं उस येदुरप्पा के सीट से। जहां तक चुनावी रंग की आपने बात कही, तो यहाँ जो आखिरी जो सभा हुई शिमोगा में वो प्रधानमंत्री की सभा हुई, और प्रधानमंत्री यहाँ शिमोगा के लोगों को संबोधित किया, कांग्रेस के करप्शन के बारे में उन्होंने चर्चा की, और लोगों को ये बात बताने की कोशिश की कि अगर कर्नाटक को आगे बढ़ना है, कर्नाटक में जो स्थिर सरकार आपको लानी है, कर्नाटक को अगर विकास के पथ पर आगे बढ़ाना है, तो इसमें यहाँ की जनता को भारतीय जनता पार्टी का साथ देना होगा। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए, जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है अभी पूरी दुनिया में 5वें पायदान पर है, और अगर भारत की अर्थव्यवस्था को आपको 3रे पायदान पे पहुंचाना है तो कर्नाटक राज्य को इसमें अहम भूमिका निभानी होगी, लीड रोल लेना पड़ेगा। उनका इशारा साफ तौर पे है कि आप जो यहाँ की जनता से उन्होंने अपील की है कि आप कर्नाटक में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, और जबकि यहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी तो डबल इंजन की सरकार के साथ देश का भी विकास होगा। और कर्नाटक में जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो योजनाएं कृषि से जुड़ी योजनाएं, फसल बीमा हो, किसान समृद्धि हो, चाहे जल नल की योजना हो, आवास की योजना हो, या अगर हम कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए जो शौचालय की बात जिस लक्ष्य को इस राज्य ने पूरा किया, या उज्ज्वला कनेक्शन की बात हो। दूसरी तो इन चीजों की जो बच गए हैं, जो परिवार बचे हैं, जैसा कि उन्होंने जिक्र आवास योजना के ही किया, यहाँ के लगभग 7 लाख लोगों को आवास योजना दिलाई गई है। लेकिन जो लोग बचे हैं तो उन लोगों को ये योजना दिलाई जाएगी, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और केंद्र सरकार का ये संकल्प है, जो केंद्र सरकार की जो योजना है उस योजनाओं का लाभ जो है वो यहाँ के अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंचे, चाहे जो भी योजना हो, और वो योजना सीधे सीधे उनके खाते तक पहुंचे। उन्होंने साफ तौर पे ये जिक्र किया कि देखिए, कांग्रेस के जमाने में क्या होता था कि पैसे आते थे लेकिन पैसे रास्ते में रुक जाते थे, जमीन तक नहीं पहुंच पाते थे। जो रसूख वाले लोग हैं वहां तक पैसे पहुंचते थे, और जो आम जनता है, जो अंतिम पायदान की जनता है, वहां तक ये पैसा नहीं पहुंचती है। तो अब हम डीबीटी ट्रांसफर के जरिए सीधे जो लाभार्थी है वो लाभार्थी के खाते में हम पैसे डालते हैं, जिसमें कि 0 करप्शन है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के राज्य में करप्शन का भी जिक्र किया।
सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री की जो जनसभा होती है, उस जनसभा में वो स्थानीय मुद्दे से लोगों को कनेक्ट करते हैं, उनको रूबरू कराते हैं, और इसके साथ ही उस राज्य में, उस क्षेत्र में हुए विकास का जो विकास कार्य का जो है वो आंकड़ा भी पेश करते हैं। जनता कितना संतुष्ट हुई है प्रधानमंत्री की उस शिमोगा की रैली से, ये तो कल पता चलेगा जबकि मतदान शुरू होगा। किस तरीके से लोग आते हैं और प्रधानमंत्री की बात पर वो वोट देते हैं या उनको स्थानीय मुद्दे के आधार पर वो वोटिंग करते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। और जहां तक जो आखिरी सवाल आपने पूछा कि कैसे यहाँ मतदान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की जो चुनाव आयोग की जो तैयारी है, वो भी एक लाजवाब तैयारी है। जो सबसे अहम जो तैयारी है जया जी, मैं आपको बताऊं कि चुनाव आयोग ने जो तैयारी की है उसमें जो 80+ के जो लोग हैं, हम लोग ये जानते हैं कि मतदान की प्रक्रिया 1 दिनों की होती है। अगर किसी भी स्थान पे मतदान होता है तो 1 ही दिन होता है। कर्नाटक में 7 दिन से मतदान चल रहे हैं। 7 दिन से मतदान इसलिए चल रहे हैं क्योंकि यहाँ के जो 80 साल से जो अधिक उम्र के लोग हैं, 80 साल से अधिक उम्र के लोगों को चुनाव आयोग ने ऐसी व्यवस्था की है कि उनका मतदान उनके घर पे होगा और जो चुनाव के जो पर्यवेक्षक होंगे, जो अधिकारी होंगे, वो उनके घर तक जाएंगे और उनको उनका मतदान दिलाएंगे। ऐसे बुजुर्गों की आबादी कर्नाटका में 80,000 से अधिक है और ये प्रक्रिया 7 दिनों से चल रही है। इसके अलावा जो यहाँ के जो, जैसा कि आपने जिक्र किया कि 58,282 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, उसमें अति संवेदनशील बूथ को अलग करके रखा गया है। जो लगभग 26 से 28,000 जो मतदान केंद्र हैं वो शहरी क्षेत्र में बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो 1300 जो मतदान के केंद्र हैं, वो मतदान केंद्र महिलाओं के द्वारा संचालित होंगे। ये भी उसका जो भी कार्यभार होगा, चाहे उस पर पीठासीन पदाधिकारी हो या वोट दिलवाने वाले अधिकारी हो, तो उसका पूरा का पूरा लेखा जोखा वो महिलाओं के जिम्मे में होगा। तो चुनाव आयोग की पूरी तैयारी है कि जो दिव्यांग लोग हैं उनको परेशानी ना हो, उनके लिए भी वोटिंग की व्यवस्था की गई है। बुजुर्ग के लिए तो मैंने आपको बताया कि घर पे ही वोटिंग व्यवस्था की गई है। ट्रांसजेंडर के लिए व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि इस जो कर्नाटक का एक एक व्यक्ति मतदान की प्रक्रिया में लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए या लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले, वो सारी तैयारी चुनाव आयोग ने की है। सुरक्षा बल का इंतजाम किया गया है। 1,00,000 लगभग 56,000 पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात किए गए हैं। तो हिंसा किसी तरीके की ना हो, छिटपुट घटनाएं तक ना हो, स्वतंत्र निष्पक्ष मतदान हो, मतदान केंद्र तक पहुंचने में असुविधा नहीं हो, जो मॉडल बूथ बनाए गए हैं, आदर्श बूथ बनाए गए हैं, तो उन तमाम चीजों की तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से। और सबसे बड़ी बात है अपील, चुनाव आयोग ने जनता से अपील की है कि एक एक जनता जो है पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। बिल्कुल, तो हर एक वोट बेहद जरूरी है और इसके लिए चुनाव आयोग की बहुत अच्छी तैयारी है। साथ ही जिस तरह से हमने देखी धीरज, चुनाव में कई रंग नजर आए। बेहद आक्रामक इस बार चुनाव प्रचार रहा, आरोप प्रत्यारोपों का दौर रहा, तो कहीं ना कहीं हमने आखिरी दिनों में देखा कि भावनात्मक अपील्स भी की गई वोटर्स से। आपको क्या लगता है, तमाम मुद्दे इस बार उठाए गए, कौन से ऐसे वो मुद्दे हो सकते हैं जो सबसे ज्यादा जनता के लिए इस वक्त निर्णायक साबित होंगे? क्योंकि ये विधानसभा चुनाव है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बातचीत हुई, राष्ट्रीय मुद्दों भी उठाया गया। राष्ट्रीय नेता जब उतरे यहाँ पर चुनाव कैंपेनिंग के लिए, तब वहां पर देखा गया कि किस तरह से स्थानीय मुद्दों को दरकिनार करते हुए राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा शुरू हो गई। क्या लगता है आपको, आप वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लोगों के बीच घूम रहे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिन पर ज्यादा जनता का वो ध्यान आकर्षित कर पाए नेता लोग? देखिए, कर्नाटक में जो चुनाव प्रचार, अगर 10 दिन पहले के चुनाव प्रचार अभियान की अगर हम बात करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रही थी। उनका सीधा सीधा जोर था कि देखिए कैसे केंद्र की जो योजनाएं हैं वो कैसे किसी राज्य का किस्मत बदल सकती है, कैसे वहां अंतिम पायदान के लोगों को उसका लाभ पहुंचाती है। प्रधानमंत्री ने एक बात का जिक्र किया था जो एक रैली में, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि जबकि यहाँ कुमार स्वामी की सरकार थी तो हमने राज्य सरकार से ये मांगा था कि आप मुझे यहाँ के किसानों का आंकड़ा दीजिए कि यहाँ कितने किसान हैं। लेकिन कुमार स्वामी की सरकार ने, जो कि कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार थी, 14 महीने तक उन्होंने यहाँ शासन किया, लेकिन 14 महीने के शासन तक उन्होंने केंद्र को किसानों के आंकड़े तक नहीं दिए।
प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि जबकि हमारी सरकार बनी और कांग्रेस सरकार गिरने के, येदियुरप्पा कुमार स्वामी की सरकार गिरने के बाद बीजेपी की सरकार बनती है, तो हमने 50 लाख जो यहाँ के जो किसान हैं उन किसानों तक किसान सम्मान निधि और किसान फसल बीमा योजना का लाभ हमने पहुंचाया। तो सीधे तौर पे मैं ये कहना चाह रहा हूं जया कि जो शुरुआती जो चुनाव थे वो राष्ट्रीय मुद्दे पे चुनाव लड़े गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जबकि कांग्रेस पार्टी और जेडीएस वो स्थानीय मुद्दे पे चुनाव लड़ रही थी। लेकिन चुनाव का रुख तब बदलता है जिस मुद्दों की आप बात करते हैं, यहाँ के चुनाव में सबसे बड़े मुद्दे उसके बाद तब आते हैं जबकि कांग्रेस अपना घोषणा पत्र लाती है और बजरंग दल की तुलना पीएफआई जैसे संगठन से करती है और साफ तौर पे ये कहती है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जो बजरंग दल है, बजरंग दल पर हम बैन करेंगे। और इसके बाद चुनावी रुख बदल जाता है क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस मुद्दे को लाने का सीधा सीधा मकसद था कि कांग्रेस तुष्टीकरण के आधार की तरफ बढ़ रही थी और तुष्टीकरण के जरिए यहाँ की जो जनता को जो भटकाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उस तुष्टीकरण का जवाब जो विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही मजबूती से दिया और उन्होंने बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से की। और उसके बाद जो कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी के जो खेमे में उससे पहले की जो हल्की फुल्की जो खामोशी थी वो खामोशी बदल गई, खुशी में बदल गई। और हमने हर रैलियों में देखा कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हर जगह हमने बजरंग बली का जो है वो रूप देखा। कैसे देखा कि प्रधानमंत्री ने भी जो अपनी सभाओं में बजरंग बली से, जय बजरंग बली से अपने चुनावी सभा की शुरुआत करते थे। उसके बाद पूरा का पूरा जो राजनीति का स्वरूप है वो बिल्कुल ध्रुवीकरण की तरफ बदल गया और फिर बात ये हुई कि कांग्रेस अल्पसंख्यक वोटों की तरफ भागती रही और भारतीय जनता पार्टी ने उसके वो जो उनका जो एजेंडा है उस एजेंडे को समाप्त करने के लिए उन्होंने जो अपनी चाल चली उस चाल में कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनको सफलता मिलते दिख रही है। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी कि आपकी दोनों तरफ के जो एजेंडे थे, दोनों तरफ के जो मुद्दे थे, उस मुद्दे पे यहाँ की जनता किस मुद्दे को पसंद करती है। जातीय समीकरण के आधार पर जनता वोट करती है, धर्म के आधार पर, तुष्टीकरण के आधार पर वोट करती है या बजरंग बली के आधार पर वोट करती है, ये तो कल ही पता चलेगा। जया बिल्कुल, और हर वोट बेहद जरूरी है, इसलिए तमाम जो दिग्गज नेता है, स्टार प्रचारक, वो यहाँ पर मैदान में उतरे। चुनाव आयोग की ओर से भी तमाम तरह के प्रयास किए गए हैं वोटर्स को जागरूक करने के लिए। तो उम्मीद यही करते हैं कि जितनी भीड़ रैलियों में नजर आई उतनी ही कतारें और भीड़ मतदान केंद्रों पर भी नजर आएंगी। बहुत शुक्रिया धीरज इस जानकारी के साथ जुड़ने। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता में रविंद्रनाथ टैगोर की 162वीं जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अमित शाह कोलकाता के जोड़ा सांको ठाकुरबाड़ी में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके बाद वे भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण और उत्तर 24 परगना जिले के पेट्रोपोल में एकीकृत चेक पोस्ट पर सीमा सुरक्षा बल की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दोपहर बाद गृह मंत्री फिल्म ल्यूमिनरीज ऑफ बंगाल रिलीज करने के साथ कोलकाता के साइंस सिटी में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। शाम को अमित शाह साइंस सिटी ऑडिटोरियम में रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती समारोह में भागीदारी करेंगे। पिछले 2 महीनों में अमित शाह की दूसरी पश्चिम बंगाल यात्रा है। और बात मणिपुर की, जहां आज फिर सुबह कर्फ्यू में ढील दी गई। आज कर्फ्यू में ढील को 1 घंटे के लिए और बढ़ाया गया, जिससे कि जनजीवन धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौटने लगा। इम्फाल में कर्फ्यू में ढील दिए जाने के दौरान लोग आवश्यक सामग्री की खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में बाहर निकले। वहीं इम्फाल में तड़के ऑटो रिक्शा सहित कई वाहन भी सड़कों पर दौड़ते नजर आए। इस दौरान ऊपरी केंद्र सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में पेट्रोल पंपों के बाहर कारों और अन्य वाहनों की लंबी कतारें भी देखी गई। कर्फ्यू में ढील के दौरान सेना के ड्रोन और हेलीकॉप्टरों के जरिए स्थिति पर नजर रखी गई है। मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार पूर्व आईपीएस अधिकारी कुलदीप सिंह पिछले कई दिनों से इम्फाल में हैं और स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम समुदायों के नेता और नागरिक संगठन तनाव को शांत करने के लिए
आगे आए हैं और जनता से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। इसके अलावा कल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि मणिपुर में 52 पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां तैनात की गई हैं। कोर्ट ने कहा कि राहत शिविरों में खाने और चिकित्सा सुविधाओं के उचित इंतजाम किए जाएं। विस्थापितों के लिए पुनर्वास और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कोर्ट अब 17 मई को सुनवाई करेगा। उस दिन कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। हालात तो धीरे धीरे ठीक हो रही है। आज मतलब आज 2 घंटे का दिया है, आज कल दिया था 2 घंटे का, आज दिया 3 घंटा, कल और 1 घंटा बढ़ाएगा। तो हालात धीरे धीरे थोड़ा ठीक होगा लग रहा बाजार के। अभी फिलहाल तो जो एसेंशियल आइटम है जैसे ग्लोसरी आइटम हो गया, सब्जी वगैरह, यही सब अभी सबसे ज्यादा क्राउड इसी में ही है। अभी फिलहाल तो सब्जी वगैरह हो गया या चावल दाल जो भी है एसेंशियल घर की सामान जो है इसी में सबसे ज्यादा भीड़ है। और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मणिपुर में स्थिति नियंत्रण में है। अमित शाह ने यह भी कहा कि मणिपुर सरकार मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के विषय पर निर्णय लेने से पहले सभी हितधारकों से परामर्श करेगी। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि अदालत ने जो आदेश पारित किया है उस पर सभी संबंधित पक्षों से विचार विमर्श किया जाएगा। उसके बाद मणिपुर सरकार उचित निर्णय लेगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसी व्यक्ति या समूह को डरने की जरूरत नहीं है। तो हालात काबू में फिलहाल मणिपुर में। और मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी फिल्म द केरल स्टोरी टैक्स फ्री की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फिल्म द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री करने का संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने आधिकारिक ट्विटर के जरिए उत्तर प्रदेश में फिल्म द केरल स्टोरी टैक्स फ्री किए जाने की बात कही। सूचना निदेशक शिशिर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ स्पेशल स्क्रीनिंग के जरिए द केरल स्टोरी फिल्म को देखेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इसे बहुत अच्छा निर्णय बताया है। उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही कह चुकी है कि द केरला स्टोरी को हम टैक्स फ्री करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के लोग इसको देखें और समझें कि हिंदुस्तान के दूसरे भूभाग में किस ढंग से हमारी बहनों के साथ अत्याचार अनाचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, और सतर्कता बढ़ते हुए अपने परिवार को, अपने संस्कारों को, अपने बच्चों को संभालें। और बहुत अच्छा निर्णय है और हम बहुत अभिनंदन करते हैं केरला जो स्टोरी पिक्चर है, जिनको बनाने वालों को, उनके निर्माता निर्देशक को बहुत बहुत बधाई। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है तुष्टिकरण के तहत हो रहा है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्रदेश की जनता, देश की जनता कभी इसको स्वीकार नहीं करेगी। और इस बीच पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने तत्काल प्रभाव से ये फिल्म पर बैन लगाया है। इससे जुड़ी एक अधिसूचना जारी की गई है। सरकार की ओर से कहा गया है कि ये फिल्म नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने वाली है और वो नहीं चाहते कि उनके राज्य में इस तरह की कोई घटना हो। पश्चिम बंगाल सरकार ने के इस फैसले की सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं वे अप्रत्यक्ष रूप से आईएसआईएस और अन्य आतंकवादी संगठनों के एजेंडे का समर्थन कर रहे हैं। दरअसल ये फिल्म उन्होंने खुद देखी है और कहा है कि फिल्म धर्म परिवर्तन की सांठगांठ को उजागर कर सच को सामने रखती है। उनके अनुसार ये फिल्म आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई में सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि वैश्विक आतंकवाद की खतरनाक साजिश से बचने के लिए हर बेटी और बहन को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। पश्चिम बंगाल जैसा राज्य तो फिल्म को बैन करके एक इतना बड़ा अन्याय कर रहा है जिसको मैं क्या कहूं। क्या वो सच भी परोसने नहीं देना चाहते? और कुछ दिन पहले की ममता बनर्जी जी के राज्य की एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या की जाती है, जिस तरह से उन बेटी को घसीट कर लेकर जाते हैं, उसके शव को जो देश के सामने आता है, शर्मसार करता है। आप उस पर तो जवाब नहीं देते। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ और उसके ऊपर जवाब नहीं देते, लेकिन फिल्म को बैन करने का एक ऐसा काम करते हैं। क्या मिल रहा है आपको ऐसे आतंकवादी संगठनों के साथ खड़े होने का? भारत की G20 अध्यक्षता में तीसरे विकास कार्य समूह की बैठक आज से गोवा में शुरू हो रही है। 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक में प्रौद्योगिकी से लेकर महिला सशक्तिकरण और सतत विकास जैसे प्रासंगिक विषयों पर चर्चा होगी।
बैठक के एजेंडे में सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति में तेजी लाने में G20 की भूमिका, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, डिजिटल सिद्धांतों और विकास के लिए डेटा के लिए क्षमता निर्माण, वैश्विक स्तर पर हरित बदलाव, महिलाओं के नेतृत्व वाली कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और साझेदारी को बढ़ाने पर चर्चा शामिल है। कल विकास कार्य समूह से इतर महिलाओं के नेतृत्व में विकास और विकास के लिए डाटा जैसे विषयों पर पैनल चर्चा हुई। इजरायल के विदेश मंत्री एली कोहेन 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ वार्ता करेंगे। हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ वार्ता होगी, जिसके बाद वे 3 मूर्ति हाइफा चौक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इजरायली विदेश मंत्री भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा आयोजित भारत इजरायल बिजनेस फोरम में शामिल होंगे। शाम को वे आगरा रवाना होंगे। वे मुंबई भी जाएंगे। इस वर्ष के अंत में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भारत यात्रा की तैयारी के सिलसिले में इजरायली विदेश मंत्री की भारत यात्रा हो रही है। इससे पहले अप्रैल में व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ इजरायल के वित्त मंत्री नीर बरकत भारत की यात्रा पर आए थे। और बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात मोचा और अधिक शक्तिशाली हो गया है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक इस क्षेत्र में आज से 12 मई तक बारिश होगी। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश सहित देश के दूसरे राज्यों में भी इसका असर पड़ने की संभावना जताई गई है। अनुमान के मुताबिक दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश व तेज हवा चलने की उम्मीद है। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर सोमवार को कम दबाव का क्षेत्र बना, जिसके चक्रवात में बदलने और इस सप्ताह के अंत में बांग्लादेश म्यांमार तटीय क्षेत्र की ओर बढ़ने के आसार हैं। इस दौरान पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। जहाज, नावों और मछुआरों के लिए दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में नहीं जाने की एडवाइजरी जारी की गई है। केंद्र सरकार की 3 जन सुरक्षा योजनाओं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को आज 8 साल पूरे हो गए हैं। इन योजनाओं का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में आज ही के दिन कोलकाता से किया था। ये तीनों योजनाएं नागरिकों के कल्याण के लिए समर्पित है। ये योजनाएं अप्रत्याशित घटना और वित्तीय अनिश्चितताओं से मानव जीवन को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। पिछले 8 वर्षों में करोड़ों देशवासी इन योजनाओं से जुड़े हैं। बीते 26 अप्रैल तक 34 करोड़ से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ चुके हैं। वहीं इस दौरान 16 करोड़ से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और 5 करोड़ से ज्यादा लोग अटल पेंशन योजना से जुड़े हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत करीब 6,64,000 परिवार को बीमा दावों के रूप में 13,290 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। वहीं इन 8 वर्षों में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 1,15,000 से ज्यादा परिवारों को 2,302 करोड़ रुपए के दावे प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक मुस्लिम आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। 25 अप्रैल को हुई पिछली सुनवाई में कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि कर्नाटक सरकार का मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण खत्म करने का फैसला 9 मई यानी आज तक लागू नहीं होगा। जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस BV नागरत्ना की बेंच आज इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से दी जाने वाली दलीलों पर बिना किसी पूर्वाग्रह के आगे की सुनवाई करेगा। कर्नाटक में बसवराज बोम्मई की सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुसलमानों के लिए आरक्षण खत्म करने का फैसला किया था। राज्य में 10 मई को चुनाव है। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस मामले में गुजरात सरकार ने कोर्ट में दोषियों से जुड़ी फाइलें पेश करेगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र और गुजरात सरकार को फटकार लगाई थी। जस्टिस KM जोसेफ ने साफ कर दिया था कि मामले को निपटारे के लिए सुना जाएगा।
इसके बाद केंद्र गुजरात सरकार ने 11 दोषियों की रिहाई से जुड़ी फाइलें कोर्ट में पेश करने पर सहमति जताई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम, पुंछ और अन्य जिलों में छापेमारी की जा रही है। ये छापे पाकिस्तानी कमांडरों और संचालकों के इशारे पर विभिन्न आतंकवादी समूहों द्वारा रची गई आपराधिक साजिश से संबंधित हैं। एनआईए की छापेमारी 5 मई को राजौरी जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 5 जवानों के शहीद होने के बाद की गई है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास हेरिटेज स्ट्रीट पर हुए धमाके की जांच राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की टीम ने शुरू कर दी है। स्वर्ण मंदिर के बाहर चहल पहल वाली सड़कों पर पिछले 2 दिनों में 2 रहस्यमयी विस्फोट हुए हैं, जिससे कथित हमले के मकसद को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के भीतर चिंता बढ़ गई है। आशंका जताई जा रही है कि दोनों विस्फोट एक एनर्जी ड्रिंक के डिब्बे में रखे विस्फोटक पदार्थ के कारण हुए हैं। इस क्षेत्र में शांति भंग करने की कोशिश कर रहे बदमाशों के एक ही समूह के बारे में भी संदेह पैदा हुआ है। जांच से जुड़े सूत्रों ने बताया कि पहली बार में धमाका तब हुआ जब एक संदिग्ध ड्रग एडिक्ट ने एक धागा खींच दिया, जिससे कैन में विस्फोट हो गया। विस्फोट से एक व्यक्ति घायल हो गया था और आसपास के क्षेत्र में कुछ नुकसान हुआ था। और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से, जहां श्रीखंडी से इंदौर जा रही बस आज सुबह दसंगा और डोंगरा गांव के बीच बोराड़ नदी के पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरी। हादसे में करीब 15 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में चालक, परिचालक और क्लीनर भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि एमएसटी हीरामणि ट्रैवल्स की बस क्रमांक MP 10P 7755 MP 10P 7755 ओवरलोड थी। घटनास्थल पर एसपी, कलेक्टर और विधायक पहुंचे हैं। घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और खरगोन जिला अस्पताल भेजा गया है। खरगोन में हुई इस बस दुर्घटना पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं और दुख व्यक्त किया है। खरगोन में हुई इस बस दुर्घटना में मृतकों के परिवारजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि, गंभीर रूप से घायलों को 50,000, कम एवं साधारण घायलों को 25,000 और दुर्घटना में घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की जाएगी। तो खरगोन में बस दुर्घटना की खबर है। 15 लोगों की मौत की खबर इस वक्त आ रही है। संवाददाता अजीत द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, हम तस्वीरों में देख सकते हैं राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है, खासी भीड़ वहां पर जुटी हुई है। क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इस पूरी घटना को लेकर अभी? बिल्कुल, देखिए जया, बहुत ही दुखद ये हादसा है और सुबह करीब 9:30 बजे ये हादसा घटित हुआ है और बताया जा रहा है कि जो बस थी वो अनियंत्रित होकर जो पुल था उसकी जो रेलिंग थी, जो साइड में नदी के ऊपर जो पुल था, रेलिंग को तोड़ते हुए वो जो बस है वो नदी में गिर गई है। हालांकि बहुत ज्यादा पानी नहीं था नदी में, बावजूद इसके जो है अभी तक जो खबर आ रही है कि करीब 15 लोगों की मृत्यु हो गई है और ये आंकड़े जो है वो बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि अभी आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि होना बाकी है। लेकिन सभी प्रशासन के जो लोग हैं वो वहां पहुंच गए हैं, एसपी, कलेक्टर सभी मौके पर पहुंच गए हैं और राहत और बचाव कार्य जो है वो जोरों पे चल रहा है। ये बस जो है वो इंदौर जा रही थी और डोगर गांव और दसंगा के बीच जो बुढ़ार नदी है उस पर ये हादसा जो है हुआ है। हालांकि हादसे के बाद आसपास के लोग तुरंत वहां पहुंच गए, बचाव और राहत कार्य में शामिल हो गए। साथ ही प्रशासन ने भी तुरंत वहां पर तत्परता दिखाई और तेजी से वहां पर एम्बुलेंस पहुंच गई। करीब 7 एम्बुलेंस वहां पर लगा दी गई तुरंत वहां पर और लोग घायलों को जो है तुरंत अस्पताल जो है वो पहुंचाने की व्यवस्था वहां से की गई है। लेकिन बस देखिए, बस में बहुत ज्यादा लोग सवार से बताया जा रहा है और जिस तरह से शायद बस अनियंत्रित हो गई होगी और इस तरीके की घटना जो है घटित हो गई है। लेकिन बहुत ही ये दुखद घटना है और जिस तरीके से बस जो नदी में गिरी है उसके बाद से अभी जो घायलों को तो अस्पताल पहुंचाया गया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि जो मृतक है उनकी संख्या और बढ़ सकती है। हालांकि घायलों को सुचारू रूप से जो उनको इलाज मिले इसके लिए खरगोन
जिला अस्पताल और आसपास के जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर उनको एडमिट अभी कराया गया है, भर्ती कराया गया है। और साथ ही जो डॉक्टर्स की जो टीम है वो भी आसपास के इलाकों से बुलाई गई जिससे कोई समस्या ना हो, और जो ज्यादा सीरियस होंगे उनको इंदौर ले जाने की व्यवस्था भी की जा रही है। जी जी बिल्कुल। अजीत, कितने बजे की ये दुर्घटना है, ये कब हुआ ये पूरा हादसा? ये सुबह करीब 9:30 बजे की ये घटना है, और ये बस जो है ये इंदौर के लिए रवाना हुई थी खरगोन से सुबह। और जो बिल्कुल अजीत, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे इस वक्त नरोत्तम मिश्रा की यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं इस पूरी घटना को लेकर। सुबह 8:40 पर एक बस जो दासंगा और डोगर गांव के बीच बैराड नदी है वहाँ रेलिंग तोड़ के नदी में गिरी है। ड्राई नदी है, अभी 15 लोगों के काल कवलित होने की खबर है। 20-25 लोग घायल हैं, सभी घायलों को जिला अस्पताल में शिफ्ट कराया है। पहली चिंता प्रशासन और शासन की उनके स्वास्थ्य को लेके है। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हुए हैं। 4-4 लाख माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहायता राशि का कहा है, पूरा इलाज उनका फ्री होगा और घटना की जांच के आदेश दे दिए गए। तो नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री मध्य प्रदेश जानकारी दे रहे थे कि सुबह 8:40 पर यह पूरा हादसा हुआ है, और इस वक्त सबसे प्राथमिकता यही है कि जो घायल लोग हैं, जो बचे हैं, उन्हें तुरंत जो चिकित्सीय सहायता है वो मिले। भोपाल से हमारे साथ संवाददाता अजीत द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, उन्होंने कहा है कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। किस तरह से ये पूरी घटना हुई, किस तरह से पूरा हादसा हुआ, इस पर जांच जरूर होगी, लेकिन जो प्रथम दृष्टया क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल पा रही है, वहां पर जो लोग मौजूद थे, आसपास के लोग, क्या कुछ वो अपडेट दे रहे थे, क्या वजह थी इस पूरे हादसे की? तो देखिए, हादसे की जो वजह है वो तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन ये जो प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जो बस जो है वो रेलिंग तोड़ के जो है वो गिरी है नदी में, और नदी जो है बिल्कुल सूखी है, उसमें पानी नहीं है, और जिस कारण से जो है बस काफी क्षतिग्रस्त हो गई है, और इसमें कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। बस में जो लोग सवार थे, बताया जा रहा है कि जो क्षमता से अधिक सवार थे बस में, ऐसी बातें सामने आ रही है, लेकिन अभी तक ये सब जांच के विषय है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब बस वहां से रवाना हुई तो किस तरीके से बस अनियंत्रित हुई, क्या उसमें कोई ड्राइवर की लापरवाही थी या बस में बहुत ज्यादा सवारी होने के कारण वो अनियंत्रित हो गई है, ये कारण है। इन कारणों की जांच के लिए गए हैं, लेकिन ये बड़ा हादसा एक हुआ है। हालांकि देखिए, जैसे ही बस वहां पर गिरी है, जैसे आसपास के लोगों को खबर मिली तुरंत लोग वहां पहुंच गए हैं, लेकिन देखिए कितनी ज्यादा ऊंचाई थी, और जब बस वहां पर गिरी, नीचे सूखी नदी में गिरी, तो आप कह सकते हैं कि बस के जो परखच्चे उड़ गए हैं, तो मतलब बस काफी क्षतिग्रस्त हो गई है, और जिस कारण से काफी इतनी बड़ी संख्या में जो है लोगों की मृत्यु, और लोग इतनी बड़ी संख्या में हताहत वहां पर घायल हुए हैं। और इसलिए अभी जो है कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, जब इसकी जांच होगी तो स्पष्ट से कारण जो है सामने निकल के आएंगे कि क्या कारण थे कि इस तरीके से इतना बड़ा हादसा जो है वो हो गया, और ये बस जो है इतनी बड़ी दुर्घटना का जो है वो शिकार हो गई है। हालांकि अभी राहत और बचाव कार्य में पूरा फोकस प्रशासन था, सभी आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। आसपास के इलाके से भी जितने भी एम्बुलेंस उनको बुला लिया गया है, डॉक्टर्स और स्टाफ को भी वहां पर अलर्ट पर रखा गया है, और ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाने की वहां पर कोशिश की जा रही है। जो घायल है उनको समुचित इलाज मिले, इसके लिए वहां पूरे प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं, और साथ ही कोशिश की जा रही है कि जो बहुत ज्यादा गंभीर घायल है उनको अगर कोई आवश्यकता पड़ती है तो आसपास के इलाकों, जो बड़े अस्पताल है इंदौर पास में है, तो वहां पर उनको शिफ्ट किया जाए, वहां पर उनका इलाज जो है वो अच्छे से विस्तृत हो सके। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने मुआवजे की घोषणा की है। खरगोन बस दुर्घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। प्रत्येक मृतक के परिजन को 4 लाख रुपए की सहायता राशि यहाँ पर दी जाएगी। जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 50,000 रुपए दिए जाएंगे, और जो आंशिक रूप से घायल हैं, जो कम घायल हुए हैं, उन्हें 25,000 रुपए दिए जाएंगे। आसपास के जो तमाम अस्पताल हैं वहां पर घायलों को पहुंचाया गया है। राहत और बचाव कार्य इस वक्त जारी है। जो हमारे संवाददाता इस वक्त बता
बता रहे थे कि जो पूरी बस दुर्घटना हुई नदी में जाकर गिरी और जो सूखी नदी थी, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि ज्यादा चोट लगी वहां पर लोगों को। अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, तस्वीरें हम देख रहे हैं, काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त नजर आ रही है बस। कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि काफी तेज रफ्तार थी बस की, या फिर लोग भी हो सकता है कि ज्यादा उसमें सवार थे। ये सब चीजें पर भी वहां पर जानकारी किस तरह से मिल पा रही है, इन तमाम सवालों के जवाब। साथ ही साथ इस वक्त बहुत जरूरी है कि जो उनके प्रियजन थे, जो परिवारजन थे, उन तक इस पूरे हादसे को लेकर किस तरह से जो पूरा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, जानकारी है, वो कैसे सुनिश्चित की जा रही है इस वक्त प्रशासन की ओर से? देखिए, जब हादसा हुआ तो सबसे पहले वहां पर जो स्थानीय लोग थे वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले कोशिश करी कि अपने वाहनों से, कि किसान वहां अपने ट्रैक्टर लेके आ गए और उससे उन्होंने लोगों को वहां से निकालने की कोशिश करी, उससे उनको अस्पताल पहुंचाने का काम किया। प्रशासन वहां पर पहुंच गया, वहां पर तुरंत वहां जैसे ही सूचना मिली तो वहां पर आसपास का प्रशासन जो है, वहां पर जिला कलेक्टर, एसपी सभी वहां पहुंच गए और जो एम्बुलेंस वहां पर पहुंच गई, कोशिश की गई कि जल्द लोगों को जो है वहां से राहत दी जाए। देखिए, हादसा इतना भीषण था, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से बस जो है पूरी तरीके से जब नीचे गिरी तो पूरी क्षतिग्रस्त हो गई और उस कारण से आशंका जताई जा रही है कि इतने सारे लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई है, जो कि बस नदी में बिल्कुल पानी नहीं था, पूरी सूखी नदी थी। ये बुढ़ान नदी है, जो कि इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बरसाती नदी जैसी है और गर्मियों में सूख जाती है, तो इस कारण से कह सकते हैं कि ज्यादा लोग हताहत हुए हैं। हाँ, बस जो है बताया जा रहा है कि ने बताया कि बस जो है काफी लोग उसमें सवार थे, क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे और बस की स्पीड भी जो है वो सामान्य नहीं थी, तो ये भी एक कारण हो सकता है, या फिर इसमें किसी की लापरवाही और है या चालक की लापरवाही है, ये आगे जो जांच में सामने आएगा। लेकिन दर्शकों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो बस में ज्यादा लोग सवार थे, जो कि जब बस क्षतिग्रस्त हुई है, रेलिंग को तोड़ते हुए वो नदी में गिरी है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो डिसबैलेंस हुई हो बस और उसके बाद ये हादसा वहां पर हुआ है। लेकिन अभी जितने लोग हैं वो उस तरह की जो सत्यदर्शियों बता रहे हैं कि बस जो है काफी ज्यादा लोग सवार थे बस में और बस की जो गति थी वो भी जो है वो सामान्य नहीं थी और शायद इसलिए ये इतना बड़ा हादसा यहाँ पर घटित हुआ है। हालांकि जो फाइनल जो रिपोर्ट आएगी उसमें तमाम चीजें सामने आएंगी, क्या क्या इसमें खामियां थी जिस कारण से इतना बड़ा हादसा जो है वो घटित हो गया है। हालांकि अभी प्रशासन का कहना है कि उनका पूरा फोकस अभी जो है वो राहत और बचाव कार्य में है और जारी है कि जो भी घायल है उनको अच्छे से अच्छा इलाज मिले, उनको जो है राहत दी जाए, तो इसके लिए तमाम पूरा प्रशासन जो है वहां पर जुटा हुआ है। बिल्कुल अजीत, जो हताहत हुए हैं, मृतकों की संख्या को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? क्या है आधिकारिक आंकड़ा और क्या ये संख्या बढ़ने की भी चिंता व्यक्त की जा रही है? जो पूरे हताहत है, क्या उसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल बच्चे और महिलाएं शामिल, लेकिन अभी तक आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। लेकिन जो वहां पर बच्चे दर्शकों ने बताया कि करीब ये जो संख्या है ये 15 से 20 के बीच हो सकती है और अभी जो गंभीर रूप से घायल है उनको राहत देने का काम किया जा रहा है, लेकिन ये संख्या और भी बढ़ सकती है। हालांकि अभी जो है 15 लोगों के इसमें हताहत होने की, उनकी मृत्यु होने की खबर जो है वो आ रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि बच्चे मृत्यु का कि ये संख्या और ज्यादा हो सकती है, जो कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ है ये बहुत ही विभत्स, बहुत ही भीषण हादसा था और इसके कारण से जो है मृतकों की संख्या में और इजाफा जो है वो हो सकता है। बिल्कुल अजीत, अगर इस पूरे इलाके के बारे में बताएं, क्या है, कहाँ ये पूरा जो खरगोन जिला है, किस तरह से क्या मुश्किल हो रही है वहां पर राहत और बचाव की जो सहायता है, सुविधाएं पहुंचाने में? जी देखिए, ये निमाड़ क्षेत्र होता है, ये निमाड़ क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, जो कि हम कह सकते हैं कि पश्चिमी जो इलाका है मध्य प्रदेश का उसका ये भाग है। खरगोन जो है ये खंडवा के पास है, ये खरगोन और निमाड़ में आता है, पूर्वी निमाड़, पश्चिमी निमाड़ कहा जाता है। और खरगोन जो इलाका है काफी हम कह सकते हैं गर्म क्षेत्र है ये, यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है और ये जो इलाका है इसकी सीमा जो है वो महाराष्ट्र से भी लगती है, इसके पास ही महाराष्ट्र का क्षेत्र आता है और साथ में इस तरफ हम देखें तो पश्चिम तरफ जो है वो राजस्थान की भी सीमा जो है आगे लगती है, नीमच के अगर हम बात करें तो ये निमाड़ का इलाका है और यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी इस दौरान पड़ती है और शायद इसका कारण यहाँ पे जितने भी जो जल स्रोत होते हैं सूख जाते हैं, शायद नदी के सूखने कारण भी यही रहा होगा कि नदी में पानी नहीं था। और ये जो इलाका है ये, हालांकि इंदौर जो है सबसे बड़ा जिला है इस इलाके का, लेकिन पास में
खंडवा जो है वो भी एक बड़ा जिला है, लेकिन उससे बड़ा जिला जो है इंदौर है। तो ये मालवा जो है, मालवा के से लगा हुआ ये इलाका है, मध्य प्रदेश का जो मालवा का क्षेत्र है उससे लगा ये इलाका है, और ये निमाड़ क्षेत्र में आता है, जिसमें कि 3 से 4 जिले जो है वो शामिल है। तो खरगोन जो है एक बड़ा जिला है निमाड़ क्षेत्र का, और ये जो इलाका है ये अपने जो है कपास के लिए काफी जाना जाता है यहाँ पर, और सोयाबीन के लिए काफी ये इलाका जो है ये जाना जाता है। हालांकि जो मंदसौर जो है वो भी क्षेत्र से लगा हुआ है, जो कि दूसरी जो खेती उसके लिए जाना जाता है, लेकिन ये इलाका जो है एक बॉर्डर में इलाका है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मालवा से लगा हुआ ये क्षेत्र है जो कि काफी गर्म क्षेत्र है ये, और यहाँ पर जो वर्तमान जो स्थिति होती है काफी हम कह सकते हैं कि ड्राई ये इलाका ये माना जाता है, और यहाँ पर तमाम जो चीजें हैं यहाँ पर, तो लोग जो है यहाँ पर लगातार जो है इंदौर जो है सबसे बड़ा जिला है, तो लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली जो है यहाँ पर लगातार जो है चाहे पढ़ाई के लिए हो, व्यवसाय के लिए हो, या बड़ी खरीदारी के लिए है, वो इंदौर का रुख करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा व्यवसायिक जो केंद्र है यहाँ पर इंदौर है। तो इसलिए बड़ी संख्या में यहाँ से जो बसें हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इंदौर की ओर चलता है, और बड़ी संख्या में लोग जो है वो आवागमन जो है वो इंदौर से खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर इन इलाकों में करते हैं। तो एक सेंटर पॉइंट जो है वो इंदौर है, और ये बस भी जो थी वो इंदौर के लिए ही जा रही थी, और इस समय जैसा कि शादियों का भी सीजन है, तो हम कह सकते हैं कि ज्यादा भीड़ जो है इस समय रहती है, जो भी परिवहन के साथ माध्यम है, चाहे ट्रेनों की बात करें, बसों की बात करें, तो काफी ज्यादा भीड़ इस समय रहती है। और गर्मियों की छुट्टियां भी स्कूलों में लग गई है, तो लोग भी एक आवागमन बहुत ज्यादा करते हैं इस समय। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शायद बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ से इंदौर जो है वहां जाते हैं, वहां से आते हैं, और लगातार जो है ये बस भी जो है वो इंदौर जा रही थी, और इंदौर जाते समय जो है ये करीब सुबह 9 बजे ये हादसा जो है ये घटित हुआ है। बिल्कुल जाहिर है, सुबह का समय था, भीड़ भाड़ का समय था, ऐसे में वो भी एक हो सकता है फैक्टर। साथ ही अजीत, इस वक्त ये भी जानकारी बेहद जरूरी है कि जो तमाम जो हताहत हैं, जो घायल लोग हैं, उन्हें आसपास के अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है, लेकिन किस तरह की कोई सूची जारी की गई है प्रशासन की ओर से? क्योंकि जो परिवारजन है वो इस वक्त काफी चिंतित होंगे, वो ढूंढना चाहेंगे अपने लोगों को, तो किस तरह से उनकी मदद की जा रही है तमाम हताहतों को तक पहुंचने की, अपने परिवार वालों तक पहुंचने तक? देखो, देखिए, प्रशासन ने हालांकि वहां पर तमाम जो है राहत बताने की व्यवस्था की है, साथ ही जो परिचित लोग हैं उनको सूचना देने के लिए वहां पर जिला प्रशासन ने वहां पर व्यवस्था की है। वहां पर कोशिश की गई है कि वहां पर कुछ अधिकारी जो है, जो वहां पर तहसीलदार है या वहां पर एसडीएम है, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो जो है जो भी लोग हैं जिनके परिजन इसमें हताहत हुए हैं या घायल हुए हैं, उनको सही जानकारी मिले, इसके लिए वहां पर उनको नियुक्त किया गया है, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो ऐसे लोगों से संपर्क करें और ऐसा एक वहां पर उनके संपर्क साधे, उनको सही जानकारी दे। और जहां से ये बस चली थी, यानी कि खरगोन से ये बस चली थी, तो वहां पर भी जो बस स्टैंड था, वहां पर भी जो लोग वहां, क्योंकि खासतौर पर यहाँ खरगोन के लोग ज्यादा थे, क्योंकि खरगोन से ही सीधे इंदौर जाना था बस को, तो खरगोन के लोग ज्यादा है, तो खंडवा जिला प्रशासन ने कोशिश की है कि जो लोग हैं वहां पर उनके कोई समस्या ना हो। बिल्कुल, तो यहाँ पर तमाम आलाधिकारी जो हैं, जो प्रशासन है, वो वहां पर मौजूद है, और एक बड़ा दुखद हादसा यहाँ पर हुआ है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में, जहां पर एक जो यात्री बस थी वो रेलिंग तोड़कर पुल से नीचे नदी में जा गिरी। सूखी नदी थी, काफी क्षतिग्रस्त हुई है बस, और इसमें अभी जो आंकड़ा आ रहा है हताहतों का वो करीब 15 के आसपास, 15 से 20 के आसपास ये आंकड़ा हो सकता है मृतकों का। घायल भी हुए। यहाँ पर सरकार की ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से गहरा दुख व्यक्त किया गया है, और सहायता राशि भी उसकी भी घोषणा की गई है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है इस वक्त जो की जा रही है वो है कि घायलों को चिकित्सा मिले, चिकित्सा सुविधाएं मिलें, और तुरंत उन्हें आसपास के जिला अस्पताल और प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में भर्ती कराया गया है। प्रशासन की ओर से पूरी जानकारी भी यहाँ पर परिवारजनों को दी जा रही है। इस पूरी घटना पर हम आपको आगे लगातार अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया अजीत इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और खबरों में आगे बढ़े तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी आज तमिलनाडु की कुछ जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी अब प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर की जा रही है। जानकारी के मुताबिक एनआईए 4 जगहों पर छापेमारी कर रही है। इनमें कोयम्बटूर, मदुरई, थेनी जैसे जिले शामिल हैं। इसके अलावा चेन्नई,
ओटेरी और थिरुवोटियूर में भी छापेमारी की जा रही है। इस बीच एनआईए ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मदुरई क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहम्मद कैसर को हिरासत में लिया है। एनआईए ने उन्हें तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के पछानी से हिरासत में लिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि साहस, शौर्य और स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप को उनकी जन्म जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया, जो देश की हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मैं भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नायक गोपाल कृष्ण गोखले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए कई प्रयासों में भी वे सबसे आगे थे। उनके आदर्शों ने महात्मा गांधी सहित कई लोगों को प्रभावित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, गुरुदेव टैगोर को उनकी जयंती के अवसर पर मेरी श्रद्धांजलि। कला से लेकर संगीत और शिक्षा से लेकर साहित्य तक उन्होंने कई क्षेत्रों में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। हम एक समृद्ध, प्रगतिशील और प्रबुद्ध भारत के लिए उनके दृष्टिकोण को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल न्यूज़ एट 10 में इतना ही। नमस्कार।